जायान के पास अब अधिक समय नहीं बचा था। अधिक से अधिक उसके पास केवल 4 से 5 महीने ही थे। इतने ही समय बाद वह और डॉक्टर मो अपने अपने असली पत्ते खोलने वाले थे। उससे पहले जायान के पास स्वयं की रक्षा करने के लिए कौशल अर्जित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इसी कारण उसने अंततः ये निर्णय लिया कि वह फिलहाल केवल उन सरल और आसानी से प्रयोग में लाई जा सकने वाली रहस्यमय तकनीकों का ही अभ्यास करेगा, जिन्हें तुरंत इस्तेमाल किया जा सके। जो तकनीकें अत्यंत कठिन थीं, उन्हें उसने अस्थायी रूप से एक ओर रख दिया। उसका विचार स्पष्ट था, पहले बाघ की मान से बाहर निकलना आवश्यक था। उसके बाद उन कठिन तकनीकों का अभ्यास करने के लिए समय मिल ही जाएगा। इस निर्णय से उसका अभ्यास समय बहुत कम हो गया। वह कम समय में कई सरल गुप्त तकनीकों को तेजी से और पूरी तरह सीख सकता था। जायान भली भांति जानता था कि भले ही वह इन रहस्यमय तकनीकों को पूरी तरह साध ले, तब भी वह जरूरी नहीं कि डॉक्टर मो का मुकाबला कर सके। यदि डॉक्टर मो पिछली बार झूठ नहीं बोल रहा था, तो उसकी शक्ति किसी क्षेत्र के प्रसिद्ध अधिपति के समान थी। जायान को यह भी नहीं पता था कि पिछली मुठभेड़ में डॉक्टर मो ने अपनी कितनी भयानक चालें छुपा रखी थीं। उसे डर था कि जो शक्ति उसने दिखाई थी, वह उसकी असली ताकत का केवल एक छोटा सा अंश थी। जब जायान ने डॉक्टर मो की राक्षसी फुर्ती और गति के बारे में सोचा, तो उसके मन में ठंडी भय की लहर दौड़ गई। वह अच्छी तरह जानता था कि उसके पास सीखने का समय बहुत कम है, और डॉक्टर मो के लिए जो भी खतरा वह खड़ा कर सकता है, वह अत्यंत नगण्य होगा। लेकिन हाथ बांधकर खुद को इस्तेमाल होने देना, ये बात जायान किसी भी हाल में स्वीकार नहीं कर सकता था। जायान जानता था कि यदि उसने कभी डॉक्टर मो पर हाथ उठाया, तो उसे केवल एक ही निर्णायक अवसर मिलेगा। डॉक्टर मो उसकी ओर अवश्य ही लापरवाही बरतेगा। केवल उसी घमंड और असावधानी का लाभ उठाकर जायान उसे चौंका सकता था और शायद जीवित रहने का अवसर पा सकता था। अगले कुछ दिनों में जायान ने ब्लिंकिंग स्वॉर्ड आर्ट के सभी मैनुअल पूरी तरह याद कर लिए। उन मैनुअल्स में से उसने केवल वही गुप्त तकनीकें चुनी जो उसके लिए सबसे अधिक उपयोगी थीं। फिर उसने उन पर गहन विचार करना शुरू किया। वह ऐसे अभ्यास मार्गों पर ध्यान कर रहा था जिनसे सबसे तेज परिणाम मिल सकें। कई दिनों तक उसने दिमाग पर जोर डाला। अंततः मैनुअल से निकली एक पूरी अभ्यास प्रणाली उसके सामने स्पष्ट हो गई। इतने कम समय में इतना जटिल कार्य पूरा कर पाने पर उसे अपने ऊपर संतोष और गर्व हुआ। महीने के दूसरे हिस्से में जायान ने कुछ छोटे मोटे कार्य निपटाए। उसने ये सुनिश्चित कर लिया कि आगे कोई चिंता शेष न रहे। सबसे पहले वह ली फेयू के पास गया और सभी गुप्त मैनुअल उसे लौटा दिए। इसी अवसर पर उसने ली फेयू को फेरल वुल्फ गैंग के जासूसों से हुई मुठभेड़ और रसोई के प्रबंधक की वास्तविक पहचान के बारे में बताया। ये सुनकर ली फेयू अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने जायान के कंधे पकड़ लिए और बार बार अच्छा भाई कहता रहा। इतना बड़ा श्रेय बिना किसी लाभ के उसे सौंप देने पर वह भीतर तक भावुक हो गया। लेकिन उसे यह पता नहीं था कि जायान का जीवन इस समय कितना व्यस्त था। जासूस पकड़ना, जायान के पास ऐसी फुर्सत कहाँ थी। ये बात ली फेयू को बताकर जायान ने न केवल खुद को झंझट से बचा लिया, बल्कि सीनियर शिष्य का पक्ष भी पा लिया। इसमें उसे कोई नुकसान नहीं था, फिर भला वह ऐसा क्यों न करता। ली फेयू से निपटने के बाद जायान संप्रदाय के सबसे कुशल लोहारों के पास गया। उसने कई खंजरों का ऑर्डर दिया और गुप्त रूप से कुछ छोटे संशोधन भी करवाए। इसके अतिरिक्त उसने कुछ ऐसे सामान भी मंगवाए जो देखने में पूरी तरह बेकार लगते थे, जैसे छोटी छोटी सुंदर लोहे की घंटियां। उसने सभी वस्तुएं शीघ्र तैयार करने का अनुरोध किया। इस बड़े ऑर्डर के कारण जायान को काफ़ी चांदी खर्च करनी पड़ी, जिससे उसका दिल थोड़ा दुखा। कुछ दिनों बाद उसने लोहारों से अपना सामान प्राप्त किया। चमकते खंजरों और नन्ही घंटियों को देखकर वह अत्यंत संतुष्ट हुआ। उसने लोहार की खूब प्रशंसा की। उसे विश्वास हो गया कि उसकी चांदी व्यर्थ नहीं गई थी। उस रात जायान अपने निवास से निकला और बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गया। उसके बिस्तर के पास केवल एक पर्ची पड़ी थी, जिस पर लिखा था, एल्दमो, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, मैं भागा नहीं हूँ। घाटी में आपके साथ रहकर इटर्नल स्प्रिंग आर्ट्स का अभ्यास बहुत घुटन भरा हो गया था, इसलिए मैंने इस पर्वत पर एक और एकांत स्थान खोजकर बंद द्वार साधना में जाने का निर्णय लिया है। निश्चिंत रहें, 4 महीनों बाद मैं समय पर लौटकर आपसे मिलूंगा। सादर, जायान। आराम कुर्सी पर बैठे डॉक्टर मो ने उस पर्ची को जोर से पढ़ा। उसका चेहरा अब भी काले बादलों से घिरा हुआ था। मेज के एक और लोहार की एक और चिट्ठी रखी थी, जिसमें जायान के हालिया ऑर्डर का विवरण था। डॉक्टर मो ने
दाहिने हाथ की उंगली से मेज पर हल्के से ठक ठक किया। पू पू, कोई और आवाज नहीं गूंजी। अचानक उसने ठंडी हंसी के साथ सूंघकर सांस छोड़ी। उसके हाथ में पकड़ा कागज पल भर में राख बन गया और हवा में बिखर गया। वह लड़खड़ाते हुए उठा और कमरे में आगे पीछे टहलने लगा। कुछ चक्कर लगाने के बाद वह रुका और खुद से बोला, छोटे हरामी, मुझे नहीं पता तू कौन सी चाल चल रहा है, लेकिन तू मेरी हथेली से कभी नहीं निकल पाएगा। मुझे तेरी बहुत ज़रूरत है, मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। इतना कहकर डॉक्टर मो खिड़की के पास गया। उसके मुंह से एक लंबी धीमी सीटी निकली। तुरंत ही एक छोटा सा पीले पंखों वाला पक्षी खिड़की से भीतर आया। वह कमरे में कुछ चक्कर लगाकर उसके कंधे पर बैठ गया। वह पक्षी अपने चोंच से स्नेहपूर्वक उसके चेहरे को छूने लगा और मधुर स्वर में बोला, ग्लूलू, ठीक है, मुझे पता है तू भूखा है, ये ले तेरी पसंदीदा येलो चेस्टनट पिल। पक्षी को देखकर डॉक्टर मो के चेहरे पर ममता की हल्की मुस्कान आ गई। उसने जेब से पीले रंग की गोली निकाली और पक्षी को खिला दी। जा, पहले की तरह उस व्यक्ति पर नजर रख। अगर वह पर्वत श्रृंखला से बाहर जाए तो तुरंत लौट आना। वह उससे मानो किसी इंसान से बात कर रहा हो। ग्लूलू। खाना खत्म करते ही पक्षी खुशी से कूंज उठा और खिड़की से बाहर उड़ गया। डॉक्टर मो ने दुष्ट मुस्कान के साथ स्वयं से कहा, क्लाउड विंग बर्ड की निगरानी में जो उड़ते तीर से भी तेज है। देखता हूँ तू कौन सी चाल चलता है। 4 महीने मैं इंतजार करूंगा। लगता है मेरी योजना सफल होगी। जो मेरे रास्ते में आएगा वह मरेगा। अगर देवता रोकेगा तो देवता मरेगा। अगर बुद्ध रोकेगा तो बुद्ध भी मरेगा। हा 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 हा। डॉक्टर मो पागलपन भरी हंसी हंसा। उसकी आंखों में उन्माद चमक रहा था। डॉक्टर मो के चेहरे पर एक अजीब सा काला बादल था जब वह घाटी में लौटे। तुम खुद को बहुत बड़ा समझ रहे हो। वह छोटा बदमाश असाधारण रूप से बुद्धिमान है। वह अपने उद्देश्य को पाने के लिए कोई भी कीमत चुकाने से नहीं हिचकेगा। अंडे फूटने से पहले चूजों की गिनती मत करो। अगर तुमने लापरवाही की और चीज़ों को हल्के में लिया तो कहीं ऐसा ना हो कि उसी छोटे बदमाश के हाथों तुम्हारा पतन हो जाए। अचानक एक युवक की आवाज़ डॉक्टर मो के मस्तिष्क में गूंज उठी। डॉक्टर मो का चेहरा क्षण भर में बदल गया, मानो उस पर पाला जम गया हो। उसने ठंडे स्वर में उत्तर दिया, यू झीटोंग, मेरे मामलों में दखल मत दो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे आदेश देने के योग्य हो? अगर मैं सफल हुआ तो मैं अपने वादों को नहीं भूलूंगा, लेकिन असली सवाल यह है, क्या तुम मेरी पीठ पीछे कोई साजिश रच रहे हो? क्या तुमने मुझे दी गई साधना कला के कुछ अहम हिस्से छुपा लिए हैं और चाहते हो कि मेरे साथ कोई दुर्घटना हो जाए? डॉक्टर मो की आवाज़ शक और संदेह से भरी हुई थी। युवक की आवाज़ में डर झलकने लगा। उसने जल्दी से सफाई दी, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या आपने इसे जानवरों पर परखा नहीं था? एक को छोड़कर, जो साधना से अपरिचित होने के कारण मर गया। बाकी तो सब जीवित रहे, है न? असफल प्रयोग आपकी योजना को नहीं रोक सकते, सही कहा न? ऐसा ही होना चाहिए। अफसोस है कि मैं स्वयं साधना नहीं कर सकता। अगर ऐसा होता तो मेरी सफलता की संभावना कई गुना बढ़ जाती। रहस्यमय आवाज़ की व्याख्या सुनकर डॉक्टर मो के मन में बची आखिरी सावधानी भी पिघल गई। इसके बाद वह आवाज़ पूरी तरह शांत हो गई, मानो उसे डांट पड़ी हो। डॉक्टर मो अपने आप से बुदबुदाने लगा। पूरा कमरा एक अजीब और डरावने माहौल से भर गया। इस समय जायान एक साधारण सी दिखने वाली गुफा में छिपा हुआ था। ये गुफा उस जगह से भी अधिक गुप्त और दूरस्थ थी जहां उसकी मुलाकात ली फेयू से हुआ करती थी। इलाके की बनावट से स्पष्ट था कि इस गुफा तक पहुंचने का केवल एक ही रास्ता था। 2 पर्वत शिखर एक सीधी रेखा के समान रास्ते को ढांकते थे। बीच की घाटियां घनी झाड़ियों और पौधों से पूरी तरह भरी हुई थीं, जिससे वहां से गुजरना असंभव था। इस गुफा तक पहुंचने का एकमात्र साधन एक छुपी हुई रस्सी थी, जो पर्वत की चोटी से लटकती थी। उस रस्सी के अलावा कोई दूसरा प्रवेश मार्ग नहीं था। चारों ओर कांटेदार पेड़ फैले हुए थे। सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा ही ऐसा था जहां जायान साधना कर सकता था। गुफा के ऊपरी हिस्से में अज्ञात लताएं आपस में गुंथकर प्राकृतिक छत बना रही थीं, इसलिए किसी के अचानक देख लेने की कोई चिंता नहीं थी। जायान ने अपने शरीर पर मौजूद सामान उतारा, उसे एक विशाल चट्टान के नीचे रखा और फिर उस स्थान के मध्य में लौट आया। उसने आंखें बंद कीं और गहरे विचार में डूब गया। अचानक उसकी आंखें खुलीं, उनमें दृढ़ निश्चय झलक रहा था। उसने हल्के स्वर में कहा, शुरुआत सॉफ्ट बोन्स आर्ट से करते हैं। और इसी क्षण जायान ने अपनी साधना की राह पर कदम रख दिया।
उसे यह पता नहीं था कि उससे कुछ ही दूरी पर एक पीले रंग का पक्षी डाली पर बैठा उसकी हर हरकत पर नजर रखे हुए था। चूंकि जायान भागने का कोई इरादा नहीं रखता था, इसलिए वह पक्षी तुरंत अपने मालिक को सूचना देने नहीं गया। पूरी गुफा में एक नज़र में ही पता चल जाता था कि वहां और कोई नहीं है, केवल जायान और वह छोटा पीला पक्षी ही थे जो अपने पंख संवार रहा था, मानो अपना असली मिशन भूल गया हो। अचानक एक स्लेटी रंग का पक्षी छतरी जैसी लताओं के भीतर उड़ाया। वह पीले रंग की लकड़ी के ढेर पर आकर बैठ गया, मानो थोड़ी देर आराम करने वाला हो। जिस क्षण पीले पक्षी ने दूसरी प्रजाति के पक्षी को देखा, उसका भाव कुछ कुछ इंसानों जैसा हो गया। उसमें तिरस्कार झलक रहा था। नया आया पक्षी एक टांग पर खड़ा होकर आसपास देखने लगा। जैसे ही उसकी नज़र पीले पक्षी पर पड़ी, उसने पंख फैलाए और उड़ने की तैयारी की। तभी एक अप्रत्याशित घटना घटी। एक पीला हाथ अचानक प्रकट हुआ और एक ही झटके में स्लेटी पक्षी को पकड़ लिया। पक्षी भयभीत हो गया। उसने जीवन बचाने के लिए पूरा जोर लगाया, लेकिन वह खुद को छुड़ा नहीं सका। तभी उसे समझ आया कि जिसे वह पीली लकड़ी का ढेर समझ रहा था, वह असल में पीले वस्त्रों में लिपटा एक युवक था। उस युवक का रंग थोड़ा सांवला था, चेहरा बिल्कुल साधारण था, सिर्फ उसकी आंखें स्पष्ट और गहरी थीं। युवक हल्के से मुस्कुराया और पक्षी को देखते हुए बोला, तुम जा सकते हो। अगली बार इतने मूर्ख मत बनना। आराम करने से पहले ध्यान से देख लिया करो। जैसे ही पक्षी मुक्त हुआ, उसने युवक की ओर दोबारा देखा तक नहीं। वह घबराकर गुफा से बाहर उड़ गया। युवक जायान कुछ क्षण उसे जाते हुए देखता रहा। फिर वह धीमे स्वर में बुदबुदाया, लगता है मेरी श्वास नियंत्रण और छिपने की तकनीक काफी हद तक सफल हो चुकी है। अब मुझे हत्या तकनीकों का अभ्यास करना होगा। ये कहकर जायान अपने बनाए छोटे लकड़ी के घर की ओर बढ़ा। चलते समय उसकी नज़र अनायास ही पीले पक्षी पर पड़ी। पिछले आधे महीने से उस पक्षी का व्यवहार उसे अजीब लग रहा था। वह हमेशा आसपास बैठा रहता, उसकी हर गतिविधि देखता, मानो उसमें बुद्धि आ गई हो। पहली बार देखने पर जायान उसकी चतुराई से हैरान रह गया था। उसने उसे पकड़ने की कई कोशिशें की, लेकिन हर बार असफल रहा। वह पक्षी किसी भी तरह धोखा खाने को तैयार नहीं था। वह जायान को ऐसे घूरता मानो उसे मूर्ख समझ रहा हो। गुस्से में आकर जायान ने बल प्रयोग किया, लेकिन पास पहुंचते ही वह पक्षी आकाश में उड़ जाता। जायान के जाते ही वह फिर अपनी जगह लौट आता। ऊपरी तौर पर जायान ने पक्षी की ओर ध्यान देना छोड़ दिया, लेकिन मन ही मन वह समझ चुका था कि यह पक्षी किसी कारण से यहाँ है। संभव है डॉक्टर मो ने उसे जासूसी के लिए भेजा हो। फिर भी जायान को कोई चिंता नहीं थी, जब तक खुद डॉक्टर मो नजर नहीं रख रहा। एक छोटा पक्षी क्या ही जानकारी दे सकता है। इसके अलावा वह उस पक्षी की बुद्धिमत्ता से प्रभावित था, इसी कारण वह जहर का प्रयोग भी नहीं करना चाहता था। इसी समय डॉक्टर मो एक पत्थर की कक्ष में था। वह जंगली जानवरों की हड्डियों से एक अजीब सी संरचना बना रहा था। काम करते हुए वह उसी रहस्यमय आवाज से बात कर रहा था। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि जायान पहले ही उसकी जासूसी की विधि समझ चुका है। उस समय 7 मिस्ट्री संप्रदाय के भीतर एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना घटित हो रही थी, क्योंकि वर्तमान पीढ़ी के शिष्यों के आदर्श माने जाने वाले वरिष्ठ शिष्य ली ने अपनी असाधारण सूझबूझ और सामान्य शिष्यों से कहीं अधिक तीव्र अंतर्दृष्टि के कारण फेरल वुल्फ गिरोह के 2 गुप्तचरों को पहचान लिया था, जो पर्वत से बाहर अभियान पर गए शिष्यों के नाम चुराने और गुप्त जानकारी इकट्ठा करने की साजिश रच रहे थे। और इस षड्यंत्र को समय रहते भांपते हुए उसने अपने 10 सह शिष्यों के साथ मिलकर एक ही झटके में उन्हें पकड़ लिया, जिसे संप्रदाय के इतिहास में एक अत्यंत प्रशंसनीय और महान गौण उपलब्धि माना गया। कुछ ही दिनों बाद संप्रदाय प्रमुख वांग ने अनेक शिष्यों की उपस्थिति में ली फेयू को औपचारिक रूप से संरक्षक प्रोटेक्टर के पद से सम्मानित किया, जिससे वह संप्रदाय की मध्य स्तरीय रैंकिंग में सीधे आगे बढ़ गया। और इस पदोन्नति ने पूरे संप्रदाय में एक जबरदस्त हलचल और चर्चा उत्पन्न कर दी, जिससे ली फेयू की ख्याति पहले से कहीं अधिक फैल गई। परंतु इन सब घटनाओं से जान पूरी तरह अनजान था, क्योंकि वह इस समय पर्वतों के भीतर बनी एक लकड़ी की झोपड़ी में स्वयं को पुनर्तः अलग थलग कर विशेष प्रशिक्षण में डूबा हुआ था, और कभी कभार भोजन के लिए रसोई जाने के अतिरिक्त उसका किसी से कोई संपर्क नहीं था। इसलिए वह ये जान ही नहीं पाया कि उसका घनिष्ठ मित्र इस समय संप्रदाय में इतना सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुका है। ग्रीष्म ऋतु बीत गई, उसके बाद शरद ऋतु भी आ पहुंची, और समय अत्यंत तीव्रता से बहता हुआ उस नियत दिन तक जा पहुंचा जिसकी तैयारी जान लंबे समय से कर रहा था। घने जंगल की एक गहरी घाटी में, जहां चारों ओर नुकीली और खतरनाक कांटेदार झाड़ियां उगी हुई थीं,
वहां झाड़ियों के बीच एक अत्यंत विचित्र और अतुलनीय आकृति दिखाई दे रही थी, जो धुएं की तरह हल्की और अस्पष्ट प्रतीत होती थी। और आश्चर्य की बात यह थी कि उन तेज कांटों में से कोई भी उसे रोक नहीं पा रहा था, मानो वह कोई ठोस शरीर न होकर एक निराकार छाया हो, जो एक पल में पास दिखाई देती और अगले ही क्षण दूर निकल जाती। और उसकी हर गति इतनी शांत थी कि जैसे वह किसी जीवित शरीर की नहीं, बल्कि किसी भटकती आत्मा की चाल हो। अंततः वह आकृति एक वृक्ष की चोटी पर जा रुकी, जहां खड़े होकर उसने चारों ओर दूर तक दृष्टि दौड़ाई, और तब स्पष्ट हुआ कि यह कोई और नहीं बल्कि जान ही था, जिसने अपने कठोर प्रशिक्षण से उल्लेखनीय प्रगति प्राप्त कर ली थी। इस समय उसके शरीर पर पड़े वस्त्र फटे पुराने चिथड़ों में बदल चुके थे, जिससे उसका नग्न शरीर झलक रहा था। उसके बाल बिखरे हुए कोए के घोंसले जैसे प्रतीत हो रहे थे, और उसका चेहरा धूल, पसीने और घावों के कारण काला सफेद मिश्रित हो चुका था, जिससे उसकी मूल पहचान तक स्पष्ट नहीं हो पा रही थी। किंतु सबसे अधिक चौंकाने वाली बात यह थी कि उसके गले, कमर, भुजाओं, जांघों और टखनों पर छोटे छोटे सुंदर लोहे के घंटियां बंधी हुई थीं। इन घंटियों और जंगल में उसकी भूत सी चाल को देखकर कोई भी व्यक्ति उसे किसी वास्तविक दानव से अलग नहीं कर पाता। वह निश्चल खड़ा होकर गॉड हैंड वैली की दिशा में देखने लगा और बुदबुदाते हुए बोला, बिल्कुल सही समय पर, आज अंतिम दिन ही मेरी शिफ्टिंग स्मोक स्टेप्स पूरी तरह से हो गईं, और इस तकनीक के साथ अब मेरे पास स्वयं को बचाने की थोड़ी और निश्चितता है। यद्यपि उसके चेहरे की अभिव्यक्ति स्पष्ट नहीं थी, किंतु उसकी आंखों में छिपी प्रसन्नता को छुपाया नहीं जा सकता था। कई महीनों की कठोर साधना और अध्ययन के पश्चात जान ने अनेक शक्तिशाली गुप्त तकनीकों पर अधिकार प्राप्त कर लिया था, और यद्यपि वह यह मानता था कि वे डॉक्टर मो की अथाक क्षमताओं के सामने शायद अपर्याप्त हों, फिर भी उसे इतना आत्मविश्वास अवश्य था कि वह स्वयं की रक्षा कर सकता है। हल्की सी ठंडी हवा चली, जिससे उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई, और जब उसने अपने फटे वस्त्रों की ओर देखा, तो अपने हालात पर वह कड़वी मुस्कान हंसने से स्वयं को रोक नहीं पाया। जब उसने शिफ्टिंग स्मोक स्टेप्स के प्रशिक्षण को याद किया, तो आज भी उसके मन में भय की एक हल्की सी लहर दौड़ गई, क्योंकि जंगल की उन झाड़ियों में उसने सचमुच मृत्यु के साए में अभ्यास किया था, जहां प्रारंभ में उसके पूरे शरीर पर कठोर कांटों से अनगिनत कट और घाव हो गए थे। सौभाग्यवश उसके पास वाइटैलिटी रेजिंग पैलेट्स थीं, जो न केवल आंतरिक चोटों को ठीक करती थीं, बल्कि बाहरी घावों पर भी चमत्कारी प्रभाव डालती थीं, क्योंकि एक गोली खाने के बाद न केवल रक्तस्राव रुक जाता था, बल्कि अगले ही दिन कोई निशान भी शेष नहीं रहता था। इस औषधि की शक्ति पर जान विस्मय से जीभ चक्का उठता था, और उसे यह समझ नहीं आता था कि इसे वाइटैलिटी रेजिंग पैलेट क्यों कहा गया, क्योंकि उसके विचार में घाव मिटाने वाली या रक्त रोकने वाली नाम कहीं अधिक उपयुक्त होते। यदि इस औषधि को बनाने वाले विशेषज्ञ जानते कि जान इसे साधारण जियांगहू औषधि से थोड़ा ही बेहतर मान रहा है, तो वे निश्चय ही क्रोध से रक्त उगल देते। इसी खतरनाक वातावरण में अभ्यास करने के कारण जान ने अपनी पूर्ण क्षमता को निचोड़ लिया था, और इतने कम समय में उसकी शिफ्टिंग स्मोक स्टेप्स वास्तविक युद्ध में प्रयोग योग्य स्तर तक पहुंच चुकी थीं। इसके अतिरिक्त उसकी इटर्नल स्प्रिंग आर्ट्स भी अप्रत्याशित रूप से छठे स्तर तक पहुंच गई थीं, जो कि वही सर्वोच्च स्तर था जिसे डॉक्टर मो ने उसे सिखाया था, और यदि उन असंख्य औषधियों की सहायता न मिली होती, तो संभवतः वह अपने पूरे जीवन में भी इस स्तर तक नहीं पहुंच पाता। छठे स्तर की साधना ने उसे अधिक स्फूर्तिवान और मानसिक रूप से तीक्ष्ण बना दिया था। हालांकि अभी तक उसने कोई और अद्भुत प्रभाव अनुभव नहीं किया था, और उसे ये भी अजीब लगता था कि यह कला शरीर से अधिक मन और इंद्रियों को सशक्त बनाती है। जान को यह दृढ़ विश्वास हो गया था कि छठा स्तर अंतिम नहीं है, और इसके आगे भी और भी चमत्कारी स्तर अवश्य होंगे, किंतु वर्तमान परिस्थितियों में वे उसके लिए केवल एक सपना ही रह सकते थे। ये सोचकर उसने गहरी सांस ली, पेड़ से नीचे उतरा, बिना किसी आवाज के भूमि पर उतरा और अपनी झोपड़ी की ओर बढ़ गया, क्योंकि अगले दिन उसे डॉक्टर मो से मिलना था, और उससे पहले उसे हर संभावित खतरे की योजना अपने मन में कई बार दोहरानी थी। आसमान में सूर्य ऊंचाई पर स्थिर टिंगा हुआ था, और यद्यपि यह समय शरद ऋतु की शुरुआत का था, फिर भी सूर्य की तपन इतनी तीव्र थी कि मानो ग्रीष्म ऋतु ने अभी पूरी तरह विदा ही न ली हो। डॉक्टर मो अपने कक्ष के भीतर बेचैनी से टहल रहा था। यद्यपि उसे जान से निपटने के अपने तरीकों पर पूरा विश्वास था, फिर भी उसके मन के किसी कोने में एक हल्की सी असहजता बनी हुई थी, जो उसे पूर्ण रूप से निश्चिंत नहीं होने दे रही थी। अचानक बाहर से धीमे लेकिन स्पष्ट पदचापों की आवाज सुनाई देने लगी, जो क्रमशः उसके निवास की ओर बढ़ती चली आ रही थी। जैसे ही डॉक्टर मो ने उन परिचित कदमों की ध्वनि सुनी, उसके हृदय में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई, और वह तुरंत आगे बढ़कर द्वार खोल बैठा। जैसा कि उसने अपेक्षा की थी, द्वार के बाहर वही व्यक्ति खड़ा था जिसका वह लंबे समय से इंतजार कर रहा था, जान। जान को धीरे धीरे अपनी ओर आते देख डॉक्टर मो ने भीतर उमड़ रही हर्षोल्लास की भावना को बलपूर्वक दबाया और अपने चेहरे पर केवल एक हल्की सी मुस्कान आने दी। बुरा नहीं, उसने सौम्य स्वर में कहा, तुम सचमुच समय के पाबंद निकले, और ये देखकर कि तुमने भागने का कोई प्रयास नहीं किया, मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है, क्योंकि इससे ये स्पष्ट होता है कि तुम बुद्धिमान हो। आओ भीतर चलें ताकि हम शांति से बैठकर बातचीत कर सकें।
उस समय डॉक्टर मो का चेहरा किसी दयालु वृद्ध पड़ोसी के समान प्रतीत हो रहा था और उसके होठों पर खिली मुस्कान मानो किसी पुष्प के खिलने जैसी सौम्य थी। जान की आंखों में सतर्कता देख डॉक्टर मो ने तुरंत जोड़ा, निश्चिंत रहो, मैंने घर के भीतर कोई जाल नहीं बिछाया है। जब मैं यहाँ आने का साहस कर चुका हूँ तो तुम्हारे घर में प्रवेश करने से मुझे क्या भय। जान ने तुरंत उत्तर दिया, मानो वह किसी भी प्रकार की उकसावे को सहन नहीं करना चाहता हो। ये कहते ही जान ने एक कदम आगे बढ़ाकर निवास में प्रवेश कर लिया। डॉक्टर मो तुरंत एक ओर हट गया उसे रास्ता देते हुए, और जैसे ही जान भीतर आया उसने द्वार बंद करने के लिए हाथ बढ़ाया, किंतु तभी जान ने बिना पीछे मुड़े हुए ठंडे स्वर में कहा, यदि तुमने दरवाज़ा बंद करने का साहस किया तो मैं यह मान लूंगा कि तुम्हारे मन में कोई चाल छिपी हुई है, और तब मैं यहाँ एक क्षण भी रुककर बातचीत नहीं करूंगा। इन शब्दों को सुनते ही डॉक्टर मो के हृदय में घबराहट फैल गई, किंतु उसने तुरंत स्वयं को संभाल लिया और द्वार खुला ही छोड़ते हुए बोला, मैं वास्तव में तुमसे बातचीत करना चाहता हूँ, मेरा तुम्हें हानि पहुँचाने का कोई इरादा नहीं है। यदि तुम दरवाज़ा बंद नहीं होने देना चाहते तो इसे खुला ही रहने देते हैं। ये कहकर डॉक्टर मो अपनी कुर्सी पर टिक गया और दोनों व्यक्ति मौन में एक दूसरे को देखने लगे, क्योंकि आधे वर्ष बाद हुई इस भेंट में वे दोनों ही एक दूसरे की स्थिति, शक्ति और मानसिक दशा का सूक्ष्म आकलन कर रहे थे। जान की दृष्टि में डॉक्टर मो पहले की अपेक्षा काफी कमजोर और क्षीण दिखाई दे रहा था। उसका चेहरा और अधिक वृद्ध और सूखा हुआ प्रतीत हो रहा था, मानो वह 70 वर्ष का कोई बूढ़ा हो, जिससे जान के मन में अनायास यह विचार उभरा, क्या ये संभव है कि वह सच बोल रहा था? क्या वह वास्तव में केवल अपनी जीवन शक्ति पुनः प्राप्त करना चाहता है? क्या कोई और भयावह योजना नहीं है? क्या मैंने ही आवश्यकता से अधिक संदेह किया? परंतु जैसे ही जान ने पूरे कक्ष पर ध्यान से दृष्टि डाली, उसकी पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं, क्योंकि एक कोने में एक रहस्यमय मांसल आकृति चुपचाप खड़ी थी, बिल्कुल किसी निर्जीव शव की भांति, जिसे यदि वह हर कोने को सावधानी से न देखता तो अवश्य ही नजरअंदाज कर देता। पूर्व निरीक्षण के पश्चात डॉक्टर मो जान की स्थिति से अत्यंत संतुष्ट प्रतीत हुआ और स्नेहपूर्ण स्वर में बोला, आज के तुम्हें देखकर और उस 10 वर्षीय बालक से तुलना करके जो कभी संप्रदाय में आया था, ये स्पष्ट है कि तुमने काफी प्रगति कर ली है। बातचीत का यह अचानक बदला हुआ विषय और वातावरण जान को चौंका गया, जिससे उसका संदेह और अधिक गहरा हो गया, क्योंकि उसके मन में ये स्पष्ट था कि यह बूढ़ा लोमड़ी अनुभव में उससे कहीं आगे है। यदि वह जरा सा भी असावधान हुआ तो निश्चित रूप से किसी जाल में फंस जाएगा। ओल्ड मो, जान ने चेहरे पर सौम्यता लाते हुए कहा, मानो वह फिर वही आज्ञाकारी शिष्य बन गया हो। आपका मेरे प्रति स्नेह मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा और आपकी जो भी इच्छा होगी उसे पूरा करने का हर संभव प्रयास करूंगा। अत्युत्तम, अत्युत्तम, डॉक्टर मो ने प्रसन्नता से कहा, तुम्हारे शब्द सिद्ध करते हैं कि मेरी मेहनत व्यर्थ नहीं गई। आओ मुझे देखने दो कि तुम्हारी इटर्नल स्प्रिंग आर्ट्स में कितनी उन्नति हुई है। ये कहते हुए उसने एक दयालु गुरु की भांति उठकर जान की नाड़ी पकड़ने का प्रयास किया। चालाक बूढ़ा लोमड़ी, कितना धूर्त और निर्लज है। जान ने मन ही मन कोसा और तुरंत एक ओर हट गया। ओल्ड मो, इतनी जल्दी न करें, जान ने मुस्कराते हुए कहा, मैं आपको सत्य बता सकता हूं कि मेरी इटर्नल स्प्रिंग आर्ट्स चौथे स्तर तक पहुंच चुकी हैं, किंतु उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप मुझे इंसेक्ट कॉप्सपिल का प्रतिकारक एंटीडोट दें, उसके बाद आप निश्चिंत होकर मेरी प्रगति जांच सकते हैं। अरे, मेरी स्मृति तो अब पहले जैसी नहीं रही, डॉक्टर मो ने मानो अचानक याद आने पर कहा। मैं तो सोच रहा था कि जैसे ही तुम भीतर आओगे मैं तुरंत प्रतिकारक दे दूंगा। ये कहते हुए उसने अपने वस्त्रों से एक चांदी की शीशी निकाली और उसमें से एक साधारण सी दिखने वाली काली गोली जान की ओर उछाल दी। जान ने जानबूझकर कुछ अनाड़ीपन दिखाते हुए उसे मुश्किल से पकड़ा, फिर उसे सूंघा, जिससे तीखी गंध उठी, और जब उसने डॉक्टर मो की ओर देखा तो उसे वही सौम्य मुस्कान दिखाई दी। क्षण भर के संदेह के बाद, क्योंकि उसके पास कोई और विकल्प नहीं था और गोली का प्रभाव शीघ्र ही सक्रिय होने वाला था, जान ने भारी मन से उसे निगल लिया और औषधि के असर की प्रतीक्षा करने लगा। कुछ ही देर बाद उसके पेट से तीव्र पीड़ा उठी, किंतु वह शीघ्र ही शांत हो गई, और जब उसने अपने शरीर का निरीक्षण किया तो पाया कि इंसेक्ट कॉप्सपिल पूरी तरह निष्क्रिय हो चुकी थी, जिससे उसके हृदय में अपार आनंद उमड़ पड़ा। डॉक्टर मो ये सब भली भांति देख रहा था और मुस्कराते हुए बोला, जान, जब मैंने तुम्हें वह गोली दी थी तो वह केवल तुम्हें और अधिक प्रेरित करने के लिए थी, उसके बिना तुम इतनी आसानी से चौथे स्तर तक न पहुंच पाते। आपके सद्भाव के लिए धन्यवाद, जान ने कहा, किंतु आशा करता हूं कि भविष्य में ऐसी प्रेरणा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब उसका मन कुछ शांत हो चुका था और वह डॉक्टर मो की नीयत पर थोड़ा विश्वास करने लगा था। तो अब क्या तुम इस वृद्ध को तुम्हारी नाड़ी जांचने की अनुमति दोगे? डॉक्टर मो ने पुनः पूछा। ये सुनते ही जान का चेहरा बिगड़ गया, क्योंकि वह जानता था कि कौन जानता है, इस अवसर का उपयोग कर डॉक्टर मो फिर से उस पर कोई नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास न कर बैठे। पुष्पिन इडियम एक्सप्लेनेशन नोट: डॉक्टर मो ने जितना नमक खाया है, जान ने उतना चावल भी नहीं खाया। उंगली से दाहिनी ओर इशारा इसका अर्थ है कि डॉक्टर मो का जीवन अनुभव
चालाकी और दुनियादारी जान से कहीं अधिक है और वह हर परिस्थिति में उसे मात दे सकता है यदि जान सावधान न रहे। जान सिर झुकाए गहरे विचार में डूब गया, क्योंकि उसे स्पष्ट रूप से समझ में आ चुका था कि इस समय डॉक्टर मो की जांच से बच निकलने का कोई उपाय शेष नहीं था। डॉक्टर मो ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे प्रतिकारक दे दिया था, जिससे उसकी तथाकथित ईमानदारी प्रकट होती थी, और यदि अब भी जान बातों को घुमाने फिराने का प्रयास करता तो निश्चित ही डॉक्टर मो के मन में संदेह उत्पन्न हो जाता, जिससे वह यह मान लेता कि जान ने वास्तव में इटर्नल स्प्रिंग आर्ट्स के चौथे स्तर में टूपो नहीं किया है और केवल झूठ बोलकर उसे धोखा दे रहा है। और यदि ऐसा होता तो परिस्थितियां निश्चित रूप से अनियंत्रित दिशा में मुड़ जाती, जिनके परिणाम जान की कल्पना से भी अधिक भयावह हो सकते थे। फिर भी जान इस क्षण की पहले ही कल्पना कर चुका था और उसने अपने स्तर पर पूरी तैयारी कर रखी थी। भले ही डॉक्टर मो नाड़ी जांचने के बाद उसके प्रति कोई दुर्भावनापूर्ण इरादा दिखाए, तब भी जान के पास बच निकलने के कई उपाय मौजूद थे। इन विचारों के साथ जान ने सिर उठाया, अपनी दोनों आंखों से डॉक्टर मो को गहराई से देखा और शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, ओल्ड मो, जिस तरह से आपने बिना झिझक मुझे प्रतिकारक दिया है, उसे देखकर मैं आप पर एक बार फिर विश्वास कर रहा हूं। आशा है कि आप मुझे निराश नहीं करेंगे। ये कहते हुए उसने अपना दायां हाथ आगे बढ़ाया, अपनी कलाई डॉक्टर मो की ओर करते हुए, और साथ ही भीतर उसकी हर छोटी प्रतिक्रिया पर नजर जमाए रहा, क्योंकि यदि कुछ भी असामान्य प्रतीत होता तो वह तुरंत अपना हाथ खींच लेता। दुर्भाग्यवश डॉक्टर मो के चेहरे पर वही बनावटी मुस्कान बनी रही, जिससे जान कुछ भी भांप न सका। केवल इतना हुआ कि जब जान ने सहमति दी तो उसकी भौं हल्की सी फुड़की, किंतु अगले ही क्षण वह फिर से अपने सामान्य भाव में लौट आया, मानो उसने पहले से ही ये परिणाम भांप लिया हो। डॉक्टर मो ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसने चुपचाप अपना बायां हाथ बढ़ाया और जान की कलाई पर रख दिया, और उसके चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे लुप्त हो गई, जिससे उसका भाव अत्यंत गंभीर हो गया, मानो वह किसी पवित्र और महान कर्म को अंजाम दे रहा हो। जान ने चुपके से अपने शरीर में चौथे स्तर की चीख प्रवाहित की और डॉक्टर मो के हाव भाव को देखकर अपनी सतर्कता चरम सीमा तक पहुंचा दी, जबकि उसका बायां हाथ धीरे धीरे उसकी कमर की ओर सरकने लगा, जहां उसने हाल ही में तैयार की गई एक छोटी तलवार छिपा रखी थी। धीरे धीरे डॉक्टर मो के चेहरे पर अत्यधिक आनंद फूट पड़ा, क्योंकि नाड़ी जांच के दौरान उसने जान के शरीर में प्रवाहित हो रही रहस्यमयी ऊर्जा की अविरल तरंगों को महसूस कर लिया था, जिनकी तीव्रता उसकी कल्पना से कहीं अधिक थी। यद्यपि वह एक चालाक बूढ़ा लोमड़ी था और संसार के उतार चढ़ाव देख चुका था, फिर भी यह जानकर कि उसके उद्धार की एकमात्र आशा सचमुच साकार हो सकती है, उसका शरीर हल्के से कांप उठा, और उसके चेहरे पर जो उत्साह चमका वह पहले की बनावटी मुस्कान से बिल्कुल भी तुलना योग्य नहीं था। अद्भुत, सचमुच अद्भुत, तुमने वास्तव में इटर्नल स्प्रिंग आर्ट्स के चौथे स्तर को तोड़ दिया है। हा, ये तो अत्यंत शानदार है। हा। डॉक्टर मो जोर जोर से हंसने लगा, और इस बार उसने जान के सामने किसी भी प्रकार का ढोंग बनाए रखने की जहमत नहीं उठाई। उसकी हंसी पूरे कमरे में गूंज उठी, फिर भी उसके हाथ अब भी जान की कलाई को कसकर पकड़े हुए थे, मानो छोड़ने का कोई इरादा ही न हो। ओल्ड मो, इसका क्या अर्थ है? मुझे छोड़ दो। जान का चेहरा ठंडा पड़ गया, क्योंकि उसने ऐसी स्थिति की आशंका पहले ही कर ली थी और निरीक्षण के तुरंत बाद हाथ खींचने की कोशिश की थी, किंतु डॉक्टर मो ने उसे वह अवसर ही नहीं दिया। छोड़ दूं? ठीक है। डॉक्टर मो की हंसी अचानक रुक गई, किंतु उसी क्षण उसका भाव बदल गया। अचानक उसने जोर से गरजते हुए चिल्लाया, ताई! जान को ऐसा लगा मानो उसके कान फट जाएं, उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया, शरीर का संतुलन टूट गया और वह जमीन पर ढह गया। उसका बायां हाथ, जो छोटी तलवार की मूठ पकड़े हुए था, ढीला पड़कर नीचे गिर गया। कमबख्त! जान का मस्तिष्क पूरी तरह सचेत था, किंतु उसका शरीर उसकी आज्ञा मानने से इनकार कर रहा था। इतनी सारी सावधानियों के बावजूद वह डॉक्टर मो के अचानक किए गए इस छिपे हुए प्रहार से बच न सका और समय रहते प्रतिक्रिया नहीं दे पाया। लड़के, तुम अब भी कच्चे हो, चाहे तुम्हारे पास कितनी ही चालें क्यों न हो, इस स्थिति में तुम उन्हें इस्तेमाल नहीं कर सकते। सब कुछ अपनी योजना के अनुसार होता देख डॉक्टर मो के चेहरे पर आत्मसंतोष भरी मुस्कान फैल गई। इधर आओ। डॉक्टर मो ने बाएं हाथ से जान को खींचकर खड़ा किया और झुकते हुए अपने दाएं हाथ की तर्जनी उंगली से जान की छाती के सामने स्थित लकवाग्रस्त करने वाले बिंदुओं पर वार किया। पेंग! एक तेज ध्वनि गूंजी, मानो उसकी उंगली किसी लोहे की पट्टिका से टकरा गई हो। तीव्र पीड़ा की लहर से उसकी उंगलियां कांप उठीं और किसी कारणवश उसकी एक्यूपॉइंट तकनीक पूरी तरह विफल हो गई। यह क्या हो रहा है? डॉक्टर मो चौंक गया, उसका हृदय अनायास धड़क उठा। क्या इसके कपड़ों के नीचे धातु का कवच है? उसने आश्चर्य से सोचा, किंतु जान के पतले वस्त्र देखकर उसने तुरंत इस विचार को त्याग दिया। इसी क्षणिक ध्यान भंग के दौरान जान ने अपने शरीर पर पुनः नियंत्रण पा लिया और उसकी पुनर्प्राप्ति क्षमता डॉक्टर मो की कल्पना से कहीं अधिक निकली। वास्तव में जान की सच्ची साधना इटर्नल स्प्रिंग आर्ट्स के छठे स्तर तक पहुंच चुकी थी और उसने अपनी साधना में बिताया एक भी क्षण व्यर्थ नहीं जाने दिया था। उसकी रिकवरी असाधारण थी, यहाँ तक कि स्वयं जान की अपेक्षाओं से भी अधिक। इसी बीच डॉक्टर मो ने अपने सभी संदेहों को त्याग कर उसे नियंत्रित करने का दूसरा उपाय खोजने का प्रयास किया,
किंतु तभी उसने पाया कि जान की कलाई, जिसे वह कसकर पकड़े हुए था, अचानक अत्यंत चिकनी हो गई, मानो उस पर तेल लगा हो, और वह उसे बलपूर्वक जकड़ ही नहीं पा रहा था। अविश्वास उसके चेहरे पर छा गया। उसने पूरी ताकत लगाई, किंतु जान का हाथ मिट्टी में फिसलते केंचुए की भांति उसकी पकड़ से सहज ही निकल गया, जिससे डॉक्टर मो स्तब्ध रह गया। डॉक्टर मो के इस झटके को नजरअंदाज करते हुए जान जमीन पर लुढ़कता हुआ कमरे के दूर छोर तक चला गया और सुरक्षित दूरी बनने पर ही खड़ा हुआ। अब जान के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, उसकी दोनों आंखें ठंडी और कठोर दृष्टि से डॉक्टर मो को घूर रही थीं। अब किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं थी, भले ही जान डॉक्टर मो के वास्तविक उद्देश्य को पूरी तरह न समझ पाया हो, किंतु उसे यह स्पष्ट हो चुका था कि उसके इरादे निश्चित रूप से दुष्ट थे। अब तक कही गई डॉक्टर मो की सारी बातें केवल खोखले शब्द सिद्ध हुई थीं, जिन पर विश्वास करना व्यर्थ था। अपने परिवार और स्वयं की सुरक्षा के लिए जान ने कमर के पास छिपी छोटी तलवार खींच ली। ये तलवार केवल 1 फुट लंबी थी, किंतु अत्यंत तीक्ष्ण थी, और उसकी धार से हरे रंग की चमक झलक रही थी। ये निस्संदेह एक प्रथम श्रेणी की हथियार थी। आज या तो तुम मरोगे या मैं, जान ने दांत भींचते हुए ठंडे स्वर में कहा। उसकी आंखों में जलता हुआ क्रोध साफ झलक रहा था, जबकि वह डॉक्टर मो को घूर रहा था।